एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट ये जो आए थे, कब कब आए थे? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये दो एक्ट क्यों आए थे? सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आए थे, इनकी आने का क्या कारण था, और ये जो आया और इनके बाद परिणाम क्या हुआ, ये भी देखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करें, आपको पता है कि आप ये इस समय जो आप रेगुलेटिंग एक्ट आई है, इससे पहले आपको पता है द्वैध शासन रहता है। द्वैध शासन आने जो द्वैध शासन रहता है, द्वैध शासन समाप्त होती है इसी एक्ट के तहत। द्वैध शासन समाप्त होता है, ठीक है ना। उससे पहले जो द्वैध शासन रहता है, आप उससे पहले तो हम पीछे जाते तो कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी होती है, ब्रिटेन की कंपनी, इसमें आप बताऊंगा जो ब्रिटेन की कंपनी होती है 1600 में आती है। कब आती है? 1600 में आती है। 1600 में आने के बाद ये देखो, इनकी शासन व्यवस्था तीन टाइप की शासन व्यवस्था होती है। पहला अगर आप देखोगे तो इनको देखो, एक तो 1600 से लेके 1600 लेके 1600 से लेके 1772 73 मान लो ये, और एक है 1772 से 73 से 1858, और 1858 से 1947। ये इनकी शासन व्यवस्था है। तब इनकी शासन व्यवस्था समझो, ये तो सिर्फ व्यापार के दृष्टिकोण से आती है, व्यापार जब यहाँ पे आती है ये व्यापार। लेकिन इसके बाद जो जो भी यहाँ पे आएगी, ये जो है ना, ये इनकी राजनीतिक हस्तक्षेप हो गई। राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद ये इनकी फिर ये पूर्ण रूप से ये ब्रिटेन के अंदर आ जाता, और ब्रिटेन यहाँ से 1947 तक ब्रिटेन डायरेक्ट वहाँ कानून बनाती है, कोई कंपनी पानी नहीं, सब समाप्त हो जाते। तो जब 1600 में आई थी एलिजाबेथ इम्पे द्वारा इनको 15 साल के लिए आलेख जो एक महालेख दिया था कि आप 15 साल जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर, मतलब आप वहां व्यापार करें। एक अधिकार मिला था, और उसे एक अधिकार के तहत व्यापार करती आ रहे थे। और एक समय आया जो 1757, आपको ये डेट याद कराऊंगा, 1757 में। अगर मेरी लास्ट वीडियो अगर लगातार देख रहे हैं तो आपको सब पता होगा। 1757 होता है एक ऐसा जो प्लासी का युद्ध होता है, जो अंग्रेज सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं, और ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है अंग्रेजों के लिए, एक निर्णायक युद्ध है। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज जीतने के बाद इनको तीन जिला मिल जाता है, बर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर। ये इस टाइप से 3 जिले मिल जाते हैं। और जब 3 जिले से इनकी राजस्व जो इनकम बढ़ती है, और इन 3 जिले से इनकी नजर जो है, जब इनकम दिखती है, इतना ज्यादा राजस्व आता है, तो इनकी नजर अब बंगाल पे आती है। तो अब इनको भी देखो, इनको भी हासिल कर लेते। जब 1764 का बक्सर का युद्ध होता, कब? जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के तहत ये 3 जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 3 क्षेत्र अपने नाम, मतलब अब उसके कब्जे में आ जाते हैं। अब ये 1764 में आता है, और 1765 में आप देखोगे, 1765 में एक संधि होती है, उस संधि को बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। उसी रॉबर्ट क्लाइव और जो भारत के जो नवाब सुजाउद्दीन और शाह आलम द्वितीय के तहत ये 3 मतलब के तहत ये संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। उसके तहत द्वैध शासन लगाया जाता है। बोला जाता है कि आप द्वैध शासन में 2 चीज देखी जाती है। द्वैध शासन में जो एक रहेगा, द्वैध शासन बताई जाती है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऊपर रहेगी। और इसमें जो है एक राजनीतिक व्यवस्था, और एक जो होगा राजस्व व्यवस्था, राजस्व एक राजनीति व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था वो कंपनी काम करेगी, और राजनीति व्यवस्था जो नवाब काम करेगी, ठीक है। इस टाइप से लगाए थे। और यही द्वैध शासन के तहत बंगाल को खूब लूटा जाता है। और अंततः फाइनली आप देखो 1770 में काल की स्थिति आती है। और इसी वजह से आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो अमेरिका में युद्ध चल रहा। अमेरिका अब अंतिम चरण पर, अब युद्ध की अमेरिका एक अब स्वतंत्र संग्राम का युद्ध चल रहा वहां पे। अब वो आजादी के अंतिम चरण पे, अब वो आजादी प्राप्त करने वाले। तो अब ब्रिटिश वासियों को लग रहा था, ब्रिटेन के संसद के अधिकारियों को लग रहा था कि अगर ऐसी हालात रही तो अमेरिका जैसे हमारे हाथ से निकल रही, उसे भारत में निकल जाएगी। इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट भेजते हैं, जिसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या रेगुलेट करता आप देखोगे। रेगुलेट क्या करते, तो इसमें देखोगे बंगाल जो इनको क्षेत्र मिले थे, 3 प्रेसिडेंसियां मिली थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। 3 प्रेसिडेंसियां मिली थी। आपको मैं बताना चाहूंगा 3 प्रेसिडेंसियां इनको मिली थी। एक ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भारत है, 3 प्रेसिडेंट, ये बंगाल, ये मुंबई, ये मद्रास, और ये वाला मुंबई। 3 प्रेसिडेंसियां मिली थी, है ना। ये अंग्रेज का कब्जा। 3 प्रेसिडेंसियों में अब ये कर, जब ये 1773 का एक्ट आता, 1773 का जब एक्ट आएगा,
तो इनके तहत जो है ना, जो गवर्नर वहां पर रहते हैं, जो गवर्नर रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, हम उसको गवर्नर जनरल, आप गवर्नर थे और गवर्नर जनरल बना देंगे। और इसी के अंदर ये काम करेंगे, इसी के अंदर यही बंगाल के अंदर, बंगाल के गवर्नर के अधीन ये बंबई और ये काम करेंगे। कौन काम करेंगे? मद्रास के। तो इन्हीं के अधीन बंबई और महाराष्ट्र के काम करेंगे। बंबई और मद्रास के जो इनके जो प्रांतीय गवर्नर थे वो उनके अधीन, किसके अधीन? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। इनका मोटिव क्या है कि आप देखो, अगर हम, इनका मोटिव है कि आप सेंट्रलाइजेशन करना, मतलब केंद्रीकरण व्यवस्था करना। सेंटर को अगर मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ये प्रांतीय गवर्नर वो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, इस समय आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब इतना देश शासन के जो देखोगे तो उससे तहत बंगाल को खूब लूटा जाता है। लूटने के बाद इसमें देखोगे कि बंगाल टैक्स तो वसूलते, बहुत टैक्स वसूलते हैं। इसके तहत देखोगे तो कंपनी घाटे में जाती है। अब कंपनी घाटे में क्यों जाती है, एक चर्चा का विषय है। कंपनी जो है घाटे में चली जाती है, घाटे में। अब ये कंपनी घाटे में क्यों जाती है, चर्चा का विषय क्या कि जो कंपनी के अंदर जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो चुके थे। वो कंपनी की भलाई या ब्रिटिश क्षेत्र की भलाई को छोड़कर अपनी भलाई के बारे में सोच रहे थे। इसलिए यहाँ से जो भारत से लोग अमेरिका, जो भारत से अंग्रेज जब इंग्लैंड जाते थे तो उसे अंग्रेज नवाब, ये इंग्लिश नवाब करके बोला जाता। तो बहुत अमीर वहां के लोग सोचते थे काश भारत में ऐसा क्या है जो इतना अमीर बन के आ रहे हैं। वहां के लोग आते थे फिर यहाँ पे अमीर बनने के लिए, वो तो लूट के जा रहे हैं, ऐसी स्थिति थी। और इसकी वजह से ये नौबत आ जाती ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो लोन की अप्लाई करता, किससे? ब्रिटिश संसद से लोन की अप्लाई करता। तो वो लोन देते और ब्रिटिश के पास एक ही यही ऑप्शन था, मौका था कि अगर इस लोन के तहत जो मांगे वो मिल जाएगा। तो बोलता हाँ हम तो लोन दे देंगे, लेकिन आपको जो आपका राजनीतिक व्यवस्था वो काम खत्म करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना कंपनी जो व्यापार ही करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं देखो, उसी 1773 के एक्ट में आता है। क्या होता है? केंद्रीय शासन, जो केंद्रीय शासन की व्यवस्था स्टार्ट कर देते। कौन? केंद्रीय शासन की व्यवस्था, जो केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था। क्या पहला? तो केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था, जो बंगाल के गवर्नर होंगे, अब गवर्नर जनरल कहलाएंगे। बंगाल के जो गवर्नर थे अब गवर्नर जनरल कहलाएंगे। कौन थे? तो गवर्नर जनरल के गवर्नर, ये जो बना रहे सब अंग्रेज, ब्रिटिश संसद बना रही है। जो बंगाल के जो गवर्नर होंगे अब गवर्नर जनरल कहलाएंगे, ठीक है ना। और जी मतलब गवर्नर जनरल मैं इंडिकेट किया हूं। और उनके 3 कार्यकारिणी परिषद, मतलब 4 एक होगा, 4 कार्यकारिणी परिषद होगा। और 4 कार्यकारिणी परिषद होगा, टोटल मिला के 4 को और कार्यकारिणी परिषद होंगे, जिनमें एक वॉरेन हेस्टिंग, कौन है? वॉरेन हेस्टिंग और बाकी 3 जो बर्वेल, फिलिप और मॉनसन। एक वॉरेन हेस्टिंग खुद होंगे जो मुख्य होंगे गवर्नर जनरल, और 3 इनके सहायक जो होंगे बर्वेल, फिलिप्स, मॉन्स। ये सारे अंग्रेज ब्रिटिश संसद का है। ये कंपनी से अलग है, कंपनी का आप देखो तो COD होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ये BOC, बोर्ड ऑफ, ये कोर्ट ऑफ जो BOC रहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो बर्वेल, फिलिप, मॉन्सन ये है। अब इनमें एक और बात कही गई, जो अभी लोन दिया गया तो इसमें बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव 1 वर्ष से बढ़ाकर अब 4 वर्ष कर दिएगा। और प्रत्येक वर्ष 25% सदस्य रिटायर होंगे। इनको मैं समझा रहा हूँ, देखो ये जो इनमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD के अंदर, इसके अंदर कितने लोग होंगे? इसके अंदर 24 लोग होते थे। तो 24 लोग जो होते थे, अब इनको बोला कि जो हर साल चुनाव होता था वो कोई खत्म, अब हर जो चुनाव 1 वर्ष से बढ़ाकर अब 4 वर्ष कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष 25% सदस्य रिटायर होंगे। प्रत्येक वर्ष जो है 25%, मतलब 6 सदस्य जो है ना रिटायर होंगे, और 6 सदस्य का जो चुनाव होगा उस समय 6 सदस्य का रिटायर होंगे। अब रिटायर के बाद वो सदस्य जो खाली सीट है उनको कौन चुनाव करेंगे? बोले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल जो 24 सदस्य थे उनमें अब 1000 जो पहले 500 पाउंड देने वाले अब 1000 पाउंड के शेयर धारक ही कंपनी के सदस्य को निर्वाचित करके मतलब चुनेंगे। इनका कहने का मतलब जो उस समय जो डील हो रही है, वर्ष 73 के एक्ट क्या है, जो अब लोन दिया लोन के तहत बोला कि आप सिर्फ व्यापार करिए और मैं अपना बंदा नियुक्त करूंगा जिसमें गवर्नर जनरल के रूप में रहेगा। और वो गवर्नर जनरल जो है सारे प्रांतीय गवर्नर को मतलब कंट्रोल करेंगे, प्रांतीय गवर्नर को कंट्रोल करे। देखो अब गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल बनाने के बाद अब प्रांतीय गवर्नर उसके अंदर काम कर रहे हैं। और जो गवर्नर जनरल के अंदर जो 4 कार्यकारिणी सदस्य होंगे, पहला खुद गवर्नर जनरल होंगे और 3 उसके कार्यकारिणी सदस्य, पहला बर्वेल, फिलिप, मॉनसन, ठीक इस टाइप से होगा। तो आपको देखिए
बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष 25% सदस्य रिटायर होंगे, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल 24 सदस्य थे, अब 1000 पाउंड के शेयर धारक की कंपनी के सदस्य निर्वाचित करेंगे, ये आपको बता दें। अब बता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट, जो इसकी रिपोर्ट होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के जो होंगे, जो कंपनी में जो 24 सदस्य, इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को सौंपा जाएगा। हर साल ब्रिटिश संसद को सौंपा जाएगा, हर, है ना। ये बात आपको समझ में क्लियर है। अब आती है कि सुप्रीम कोर्ट, अब बहुत सारे मामले उसमें उत्पन्न हो रहे थे, बहुत सारी चीज उत्पन्न हो रहे थे उसमें। अब ऐसा लग रहा था कि अब न्यायपालिका की स्थापना होना बहुत जरूरी है। अब जो है न्यायपालिका की स्थापना होना बहुत जरूरी है। तो न्यायपालिका की स्थापना होती है 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और एलिजा एमपी पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। क्या हुए? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और एलिजा एमपी पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। एलिजा एमपी जो थे, मतलब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, तो उसमें एलिजा एमपी पहले इनके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। एलिजा एमपी के साथ जो दो और इनके जो है ना सहयोगी होंगे, है ना, उनमें 2 और इनके सहयोगी थे, उनका नाम इनमें दर्ज नहीं। 2 और इनके सहयोगी थे, एलिजा एमपी और 2 और इनके सहयोगी थे। 2 और इनको लिख लें, चेम्बरलेन, जो चेम्बरलेन और लेमिस्टर, ये 2 और थे, 2 उनके साथ है, ठीक है ना। ये देखो 2 और इनके सहयोगी होंगे। और वेतन में वृद्धि और निजी व्यापार पर रोक और उपहार पर रोक, इनका क्या था, जो द्वैत शासन के थे, जो बहुत से वेतन इसमें क्या था, निजी व्यापार करते थे लोग, इन कंपनी से कुछ टैक्स वैक्स दे के, कंपनी से कुछ लोन, मतलब इनके जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ के स्थानीय लोग कुछ, मतलब जो स्थानीय व्यापारी, उनको कुछ दे के, घूस दे के और लाइसेंस ले लेते और व्यापार करते थे। तो निजी व्यापार पे रोक, जो अपने, और फाइनली जो अपने जो निजी व्यापार कर उन पे रोक, और उपहार में वृद्धि, उपहार पर रोक, जो उपहार देते थे, उपहार वगैरह, उन पे भी रोक, जो भी उपहार पर जो टैक्स, उस पर रोक लगा दी। ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस तरह, मतलब इंडिया को रेगुलेट किया जा रहा है। अब आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऐसी क्या इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कमी पड़ गई जो पिट्स इंडिया एक्ट आना पड़ा, जबकि ये हर 20 साल पहली ब्रिटिश संसद की रिपोर्ट है, पहले जो ब्रिटेन से आ रही डायरेक्ट इंडिया पे ब्रिटेन से आ रही है, इस टाइप का लिस्ट बन गया, लिखित के रूप में, इस टाइप की लिखित बन गया, पहली रिपोर्ट है ऐसी ब्रिटिश संसद से डायरेक्ट यहाँ आ रही है, ठीक है। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट सिंपल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट ये होता है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका, तब देखो कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका की स्थापना दिखती है ना, सुप्रीम जो भी 4 कार्यकारिणी सदस्य आप देखोगे तो गवर्नर जनरल के, तो उसमें क्या था, कार्यपालिका की स्थापना की जैसा दिखती है। और न्यायपालिका की स्थापना 1774 में सुप्रीम कोर्ट के एलिजाबेथ एमपी के रूप में, और इनके जो चेम्बरलेन और लेमिस्टर के इनके जो सदस्य बने, ये सारे जो आप देख रहे हो कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब इनकी स्थापना होगी, ये चलने लगा, तो देखो आगे आने वाले समय क्या होता है, इन दोनों में भिड़ंत होती है इनमें, तो भिड़ंत होती है। तो उसी के तहत चार्टर्ड एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या था, शक्तियों का पृथकीकरण किया, मतलब जो भी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायालय और कार्यपालिका के बीच में दी गई, उसको अलग किया जाता है, मतलब शक्तियों का अलग पृथकीकरण किया जाता, अलग किया जाता, ठीक है ना। और इसमें बताया जाता है गवर्नर जनरल जो की कार्यकारिणी परिषद, अब वो 3 होंगे। अब इसमें और बताया गया, देखो अब क्यों इसको पृथकीकरण किया गया, क्योंकि कभी बहुत ज्यादा आपस में, मतलब एक दूसरे की क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में घुस जाते थे, और आपस में झंझट लड़ाई होता रहता था, इसमें झड़प होती रहती थी। इसलिए अब क्या गया, और एक बात और है, जो इसमें जो 4 कार्यकारी सदस्य बनाए थे, इसमें उतना मजबूत गवर्नर जनरल नहीं लग रहे थे, इसलिए इसको 4 से 3 कर दिया गया। अब 3 सदस्य होंगे गवर्नर जनरल में। गवर्नर जनरल के जो 3 कार्यकारी सदस्य होंगे, एक को हटा दिया गया, क्यों, और उसको वीटो पावर दे दिया गया, गवर्नर को वीटो पावर दे दिया गया, क्योंकि जो 4 होते थे, 4 में अगर 2 एक साइड हो गया, 2 एक साइड हो गया, तो अगर 2 एक साइड हो गया, एक साइड है, बाकी 3 एक साइड हो, तो फिर फैसला तो कोई हुआ नहीं, कम से कम, इसलिए इसको वीटो पावर देना था, तो इसलिए इनका एक सदस्य कम किया गया, इसको वीटो पावर दिया गया। ये कब, ये आप देखोगे ये होता है, वीटो पावर दिया गया इसको, ताकि गवर्नर जनरल और मजबूत हो सके। इसमें हम देखोगे, और इसमें जो कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र था, अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलागा, उनमें इस पिट्स इंडिया के तहत आया, जो कंपनी का जो अधिकृत क्षेत्र था, अब ब्रिटेन का होगा, ब्रिटेन संसद, ब्रिटेन का अब वो क्षेत्र कहलाएगा, वो कंपनी का नहीं, ब्रिटेन का कहलाएगा।
इसमें आप एक स्ट्रक्चर को समझ लो, जो ब्रिटेन सबसे ऊपर हुआ करती थी, और बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें 24 सदस्य ये व्यापार करती थी, और बीओसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो नियंत्रण बोर्ड भी कहते हैं इसको हिंदी में, ये 6 सदस्य हुआ करते थे। और इनके ऊपर इनके नीचे कंपनी और इनके नीचे भारत, इस टाइप शासन चलता था। ठीक है, अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, देखो पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ नहीं, आप सिंपल इसमें आप थोड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखोगे, नेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें जो आता है पिट्स का चार्टर्ड एक्ट आता है। चार्टर एक्ट होता। तो इस चार्टर एक्ट में आप देखोगे कि जो गवर्न इनमें देखोगे आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखोगे कब वो जो चार इनमें दिख रहा है, चार जो अपने परिषद के नियंत्रक परिषद है उनको निरस्त कर देते हैं। और अब जो है ना गवर्नर जनरल अब सेना का प्रधान होगा। इसमें जो 86 का आता है देखा जाएगा कि अभी इसमें देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय जो है ना अमेरिका आजाद हो चुकी है, अमेरिका अमेरिका के आजाद होने के बाद अब एक समय आता है जो इस समय जो अब बनेंगे जो अब गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन बने? कॉर्नवालिस बनेंगे। कॉर्नवालिस अब कॉर्नवालिस के बारे में पढ़े तो कॉर्नवालिस पहले अमेरिका का एक सेनापति हुआ करता, अमेरिका का प्रमुख सेनापति। अमेरिका का जब उपनिवेशवाद था ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद था अमेरिका के ऊपर, तो उस समय जो है ना वहाँ के कॉर्नवालिस वहाँ के सेनापति हुआ करते थे। तो जब वहाँ पर उनका जो उपनिवेशवाद खत्म हुआ, जब भारत आए तो भारत में बोले कि मैं आप गवर्नर जनरल तब बनूंगा वहाँ का, तब आप ये जो चार जो इनकी जो और थोड़ा शक्तियों को बढ़ाया जाए। जब इनकी शक्ति बढ़ेगी तब तो इन और संसद मजबूत होगा, संसद अच्छे से कंट्रोल करेगी। जो हम बंदे को भेजे हैं वो उनकी शक्तियाँ मजबूत होनी चाहिए। तो गवर्नर जनरल को और शक्तियाँ मजबूत दे देते। तो क्या करते हैं, तो अपने जो है ना जितने भी जो इनके जो कार्यकारिणी जो सदस्य थे, 3 थे, 3 के जो आसानी से आप उसको निरस्त उसका जो भी आप आपस में विचार करेंगे और हम डायरेक्ट निरस्त कर सकते हैं। इसमें वीटो पावर का प्रयोग होने लगा और गवर्नर जनरल अब सेना का प्रधान होगा। गवर्नर जनरल ही अब पूरे सेना का प्रधान होगा, बाद में हटा दिए जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा ये सिस्टम है आपका, इसमें ये बताया जाता है। ठीक है ना, आपको यह ध्यान रखना। तो ये हमारा जो है ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1786 का हमारा ये चार्टर्ड एक्ट आया। तो हम फिर से थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो 1773 में जो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया वो भारत को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि द्वैत शासन इतना विफल रहा उसको नियंत्रण करने के लिए आया। तो नियंत्रण करने में क्या था कि इसमें केंद्रीकरण की व्यवस्था की। गवर्नर जनरल को जो बंगाल के गवर्नर थे, अब बंगाल के जो गवर्नर थे अब उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो इनका जो चुनाव था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चुनाव हुआ करता था, अब प्रत्येक वर्ष नहीं, अब 4 वर्ष पे होगा और प्रत्येक वर्ष एक मतलब जो 25% जो सदस्य होंगे उनको रिटायर होंगे, मतलब 6 सदस्य हर वर्ष रिटायर होंगे, उनका चुनाव होगा। ये बात कही गई इनमें। और अब जो रिटायर्ड सदस्य का जो चुनाव करेंगे 1000 पाउंड वाले जो शेयर धारक है भारत कंपनी के अंदर, वो 1000 पाउंड वाले ही शेयर धारक होंगे। ठीक है, अब जो इनका रिपोर्ट हायर रिपोर्ट इन ब्रिटिश संसद को सौंपनी होती थी इनको सबको। और अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की 1774 में बंगाल कोलकाता में स्थापना हुई, कोलकाता प्रेसिडेंसी में। और उसके तहत जो इसकी जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनी एलिजाबेथ इम्पे बनी। और उसके बाकी और 2 उनके सहायक लोग हुआ थे, चैम्बरलेन लेमिस्टर। ठीक है ना, इनकी वेतन में वृद्धि किया गया, निजी व्यापार में वृद्धि, निजी व्यापार पर रोक और उपहार पर रोक लगा दी। ये था 1773 का एक्ट। और अब पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या कमी थी जो पिट्स इंडिया एक्ट है, जबकि 20 साल का रिकॉर्ड हुआ, हर 20 साल बाद आप भेजेगी। अब देखो 1793 का आएगा चार्टर्ड एक्ट, अब 1793 का आएगा, फिर 1813 का आएगा, फिर 1833, फिर 1853 इस टाइप शब्द हो गए। तो 1784 में क्या आता है कि जो भी शक्तियों का ये जो शक्ति आपस में कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में भिड़ रहे थे, अब उसको अलग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और जो प्रधानमंत्री वहां के गवर्नर जनरल की शक्ति को अलग कर दिया गया, है ना। और जो गवर्नर जनरल के अधीन जो 4 सदस्य थे उनको अब 3 कर दिया गया। ठीक है, अब ये था। और जो भी कंपनी का जो आधिपत्य क्षेत्र था अब वो ब्रिटिश संसद की कहलाएगी। और इसके बाद 1786 का चार्टर्ड एक्ट ये होता है, तो इसमें आते कॉर्नवालिस अब गवर्नर जनरल बने। कॉर्नवालिस कहते हैं वो वहाँ कॉर्नवालिस का अमेरिका के सेनापति हुआ करते थे। तो इन कॉर्नवालिस का सहायता था कि कॉर्नवालिस क्या चाहते थे कि गवर्नर जनरल को और शक्ति दी जाए। तो गवर्नर जनरल को सेनापति जो सेना का जो है ना पूरा कमांड इन चीफ माना जाता है, जो पूरा सेना का सेनापति। अब सेना का नियंत्रण गवर्नर जनरल के हाथ में होगा, प्रधान और कोई भी वीटो पावर के साथ
उनको निरस्त कर सकते हैं, वीटो पावर इसको मिल गया, आपको भी फैसला उनकी निरस्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा चार्टर्ड एक्ट 1786 का। अब हम जो 1793 का हम पढ़ेंगे, चार्टर्ड एक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 1813 का, उसके बाद हमारी आगे हम देखेंगे।